जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आज आप भारत के संविधान का अध्याय 4 संघीय न्यायपालिका की पीडीओ देखेंगे। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप संविधान के 5वें अध्याय पर बने वीडियो देख रहे हैं। पिछले अनुच्छेद में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के कार्य की 53वीं वीडियो बनाकर इसके 124 तक कुल अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के कार्य 54वीं वीडियो बनाकर इसके 124 वे अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। ये एपिसोड भारतीय संविधान के एक प्रावधान से है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित है। जय भीम साथियों, आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम संसदीय विधि द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया का नियमन पर बात करेंगे। बता दें कि यह एपिसोड भारतीय संविधान के एक प्रावधान से है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित है। यह विशेष खंड अनुच्छेद 124C संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह कानून बनाकर भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों, साथ ही उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को विनियमित कर सके। यह शक्ति संसद को एक आयोग को सशक्त बनाने की भी अनुमति देती है ताकि वह विनियमों के माध्यम से अपने कार्यों के निर्वहन की प्रक्रिया और व्यक्तियों के चयन के तरीकों को निर्धारित कर सके। संक्षेप में, यह प्रावधान न्यायिक नियुक्तियों को नियंत्रित करने के लिए संसदीय कानून निर्माण की शक्ति की स्थापना करता है। चलो आओ पहले सुनते हैं अनुच्छेद में क्या लिखा है, बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। भारत के संविधान का अध्याय 4 संघीय न्यायपालिका अनुच्छेद 124C संसद की विधि बनाने की शक्ति। संसद विधि द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को विनियमित कर सकेगी और आयोग को विनियमों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन की प्रक्रिया, नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया और ऐसे अन्य विषय जिन्हें वह आवश्यक समझे अधिकथित करने के लिए सशक्त कर सकेगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करे। नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास पड़ताल में। आज हम भारत के संविधान की कुछ गलियों में चलेंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर नजर डालेंगे। ये जुड़ा है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC से। जी, हमारे पास इसके लिए स्रोत के तौर पर संविधान का जो 99वां संशोधन अधिनियम था 2014 का, उसके कुछ खास अंश हैं, खासकर वो हिस्सा जो इस आयोग के मतलब NJAC के कर्तव्यों को बताता है। हाँ बिल्कुल, अनुच्छेद 124B। तो हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों में थोड़ा गहरा उतरें और समझें कि इस आयोग को आखिर क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं और इसका संवैधानिक सफर कैसा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। जी जरूर। ये चर्चा यकीनन काफी दिलचस्प होने वाली है। मुझे लगता है इसमें एक ऐसा मोड़ भी है जिसने मतलब पूरे सीन को ही बदल दिया था। हम उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल, वो बहुत अहम मोड़ था। तो स्रोत के हिसाब से देखें तो संविधान में एक नया अनुच्छेद 124B डाला गया था। हाँ। सबसे अहम काम क्या बताया गया है? जी, सबसे पहला और सबसे बुनियादी काम जो खंड ए में लिखा है वो था सिफारिश करना। सिफारिश करना किसकी? व्यक्तियों की। किन पदों के लिए? भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के बाकी न्यायाधीश, हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट्स के दूसरे जज। बाप रे, मतलब पूरी हायर जुडिशरी की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश। ये तो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से किसी भी लोकतंत्र में आप देखें तो न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया एक तरह से नींव का पत्थर होती है। सही बात है। ये तय करती है कि जो न्याय दे रहे हैं वो कितने स्वतंत्र हैं, कितने काबिल हैं, और जैसा आपने कहा ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और स्रोत के मुताबिक इस आयोग का काम सिर्फ यहीं तक नहीं था। अच्छा, और क्या था? अनुच्छेद 124B का जो खंड बी है वो आगे कहता है कि आयोग को तबादलों की सिफारिश भी करनी थी। तबादले मतलब ट्रांसफर? जी, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे जजों का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर।
तो नियुक्ति भी और तबादले भी दोनों ही इसके दायरे में थे। दोनों पहलू, नियुक्ति और तबादले दोनों के लिए सिफारिश करने का कर्तव्य इसे सौंपा गया था इस प्रस्ताव के तहत। हाँ, और तबादलों का मुद्दा भी देखिए उतना ही संवेदनशील होता है, बिल्कुल, क्योंकि उसका सीधा असर जजों के काम पर, उनकी स्वतंत्रता पर पड़ सकता है। तो ठीक है, नियुक्ति और तबादले दोनों की सिफारिश एनजेएसी के जिम्मे। हाँ। लेकिन सिर्फ नाम सुझा देना ही तो काफी नहीं होता होगा। मतलब क्वालिटी का क्या, गुणवत्ता? आप बिल्कुल सही पॉइंट पर आ रहे हैं। स्रोत का जो खंड सी है वो इसी बात पर जोर देता है। क्या कहता है वो? वो कहता है कि आयोग ये सुनिश्चित करेगा, मतलब ये पक्का करेगा कि जिन लोगों की सिफारिश की जा रही है वे योग्य हों और उनकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे हो। योग्य और सत्यनिष्ठ। योग्यता और सत्यनिष्ठा, जी, ये दो शब्द, ये बेसिकली आयोग के काम के लिए मानक स्टैंडर्ड्स तय करते हैं। योग्यता और सत्यनिष्ठा, ये शब्द सुनने में तो सरल लगते हैं, लेकिन न्यायिक संदर्भ में इनका मतलब तो बहुत गहरा होगा। बिल्कुल योग्यता का मतलब सिर्फ कानून की जानकारी होना ही तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। न्यायिक योग्यता में कानून का ज्ञान तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक जुडिशियल टेम्परामेंट जिसे कहते हैं, मतलब न्यायिक स्वभाव। अच्छा। निष्पक्षता से फैक्ट्स और कानून को तौलने की क्षमता, धैर्य और जो केसेस की जटिलता होती है उसे समझने का विवेक, ये सिर्फ किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा है। और सत्यनिष्ठा मतलब इंटीग्रिटी, वो तो किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए, खासकर न्यायपालिका जैसे पद के लिए सबसे जरूरी चीज है। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है कि नैतिक रूप से मजबूत होना, ईमानदार होना और किसी भी बाहरी दबाव या लालच से मुक्त होकर काम करने की क्षमता रखना। तो ये तीनों कर्तव्य, पहला शीर्ष जजों की नियुक्ति की सिफारिश, दूसरा हाईकोर्ट जजों के तबादलों की सिफारिश और तीसरा उम्मीदवारों की योग्यता और सत्यनिष्ठा पक्की करना, ये सब मिलकर किस तरह की व्यवस्था की तरफ इशारा कर रहे थे? मतलब क्या सोच थी इसके पीछे? देखिए, अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को जोड़कर देखें तो स्रोत के आधार पर ऐसा लगता है कि एनजेएसी के जरिए एक ऐसी इंस्टीट्यूशनल प्रणाली, एक संस्थागत व्यवस्था बनाने का इरादा था जहां जजों की नियुक्ति और तबादलों की एक साफ तयशुदा प्रक्रिया हो और इसमें योग्यता और सत्यनिष्ठा जैसे वस्तुनिष्ठ, मतलब ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर जोर दिया गया था। शायद इसका एक मकसद ये भी रहा हो कि जो उस वक्त की मौजूदा कोलिजियम प्रणाली थी, हाँ, कोलिजियम सिस्टम, जी, उसके मुकाबले प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और एक शायद व्यापक आधार वाली जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी लाने की कोशिश हो। उस दौर में इस पे काफी बहस भी चल रही थी। ये समझना जरूरी है कि ये संशोधन लाया ही क्यों गया था। जैसा आपने कहा, पहले से एक सिस्टम चला आ रहा था, कोलिजियम सिस्टम, जी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर जज ही नियुक्ति और तबादलों के लिए नाम तय करते हैं या सुझाते हैं। बिल्कुल। तो एनजेएसी का प्रस्ताव उस व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश थी। हाँ, बिल्कुल। हालांकि हमारे पास जो स्रोत है आज, उसमें एनजेएसी की बनावट, मतलब उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, उसका ज्यादा डिटेल नहीं है। अच्छा। सिर्फ उसके जो प्रस्तावित काम थे अनुच्छेद 124B के तहत, वो बताए गए हैं। पर ये तो साफ है कि एनजेएसी का विचार मौजूदा कोलिजियम व्यवस्था के एक विकल्प के तौर पर लाया गया था। बहस का जो सेंट्रल पॉइंट था वो यही था कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया कैसी हो। क्या ये पूरी तरह न्यायपालिका के अंदर ही हो या इसमें कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और शायद कुछ और क्षेत्रों का भी प्रतिनिधित्व हो। एनजेएसी उस दूसरी दिशा में एक कदम था। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि अनुच्छेद 124B के तहत एनजेएसी के लिए ये तीन बड़े काम तय किए गए थे: नियुक्ति, तबादले और गुणवत्ता सुनिश्चित करना। अब उस पॉइंट पर आते हैं, उस मोड़ पर जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। स्रोत में ही एक बहुत जरूरी नोट दिया गया है, वो क्या बताता है? हाँ, वो नोट इस पूरी कहानी में, जैसा आपने कहा, एक बड़ा ट्विस्ट लाता है। क्या है वो? नोट में साफ लिखा है कि ये प्रावधान, यानी अनुच्छेद 124B और एनजेएसी से जुड़े जो बाकी प्रावधान थे, वो संविधान के 99वें संशोधन अधिनियम 2014 के जरिए संविधान में डाले गए थे। ठीक है। और ये संशोधन बाकायदा 13 अप्रैल 2015 से प्रभावी, मतलब लागू भी हो गया था। लागू हो गया था 13 अप्रैल 2015 से? जी हाँ, मतलब ये सिर्फ कागज पर नहीं था, ये देश का कानून बन चुका था और लागू हो गया था। अरे, यानी एनजेएसी सैद्धांतिक रूप से तो अस्तित्व में आ गया था। फिर वो मोड़ क्या था? मोड़ ये था कि इसके लागू होने के कुछ ही महीनों के अंदर
स्रोत का नोट बताता है, सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को अपने एक आदेश से इस पूरे 99वें संविधान संशोधन को ही रद्द कर दिया। क्या हाँ अप्रैल में लागू हुआ और अक्टूबर में रद्द? हाँ सिर्फ 6 महीने के अंदर एक संवैधानिक संशोधन जिसे पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने पास किया, राज्यों ने रैटिफाई किया, राष्ट्रपति की सहमति मिली और वो लागू भी हो गया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है। वाकई ये भारतीय संवैधानिक इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। स्रोत में उस केस का नाम भी दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ। अच्छा, ये वही मशहूर केस है। हाँ, इसी मामले की सुनवाई के बाद 5 जजों की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से, मतलब मेजॉरिटी से, इस संशोधन को असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। और इसे असंवैधानिक क्यों कहा गया? मतलब मुख्य आधार क्या था? क्या स्रोत इस पर कुछ बताता है? स्रोत सीधे तौर पर तो इसके कारण नहीं बताता, बस रद्द होने की बात और केस का नाम देता है। लेकिन जैसा कि इस मामले के पब्लिक रिकॉर्ड से पता चलता है, और जो बहस का केंद्रीय बिंदु था, वो था न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अच्छा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जी, सुप्रीम कोर्ट की जो बहुमत राय थी वो ये थी कि एनजेएसी का जो गठन था, जिस तरह से उसमें न्यायपालिका के बाहर के सदस्यों को भी नियुक्ति प्रक्रिया में एक निर्णायक भूमिका दी गई थी, वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है, उसे कमजोर करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और इसे तो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा मानते हैं ना? बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ, बिल्कुल। केशवानंद भारती केस जो था 1973 का, उसके बाद से ये सिद्धांत स्थापित है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे या बुनियादी विशेषताओं को नष्ट या बदल नहीं सकती। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को इसी मूल ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी मामले में यही पाया कि 99वां संशोधन इस मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, इसलिए ये असंवैधानिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अनुच्छेद 124B, जिसके तहत एनजेएसी के इतने सारे महत्वपूर्ण कर्तव्य तय किए गए थे, नियुक्ति की सिफारिश, तबादलों की सिफारिश, योग्यता और सत्यनिष्ठा पक्की करना, वो सब खत्म हो गया? हाँ, क्योंकि पूरा का पूरा संशोधन ही रद्द हो गया। सही समझा आपने। संशोधन रद्द होने के सीधा नतीजा ये हुआ कि एनजेएसी कभी भी, मतलब प्रभावी रूप से काम शुरू ही नहीं कर पाया। अच्छा, ये एक संवैधानिक विचार था जिसे कानून का रूप दिया गया, लेकिन वो न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की कसौटी पर खरा नहीं उतर सका। ये अपने आप में संसद की कानून बनाने की शक्ति और न्यायपालिका की उस कानून को संविधान की रोशनी में परखने की शक्ति, न्यायिक समीक्षा। हाँ, न्यायिक समीक्षा, उसके बीच के तनाव और संतुलन का एक बहुत बड़ा उदाहरण बन गया। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो हम एक ऐसी प्रणाली की बनावट और उसके इरादों को समझ रहे हैं जिससे बड़े बदलाव के वादे के साथ लाया तो गया था, जी, लेकिन जो संवैधानिक वैधता की परीक्षा पास नहीं कर सका। इसका मतलब ये हुआ कि एनजेएसी के रद्द होने के बाद न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया वापस वहीं पहुंच गई जहां वो संशोधन से पहले थी। हाँ, बिल्कुल। 99वें संशोधन के रद्द होने के साथ ही न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों के लिए जो पहले से चली आ रही कॉलेजियम प्रणाली थी, वो अपने आप ही फिर से प्रभावी हो गई। अच्छा, वापस कॉलेजियम सिस्टम। जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कॉलेजियम प्रणाली को बहाल कर दिया और वही प्रणाली आज भी लागू है। ये जानना भी जरूरी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ संशोधन रद्द किया या कॉलेजियम प्रणाली में सुधार की जरूरत पर भी कुछ कहा था? क्योंकि एनजेएसी लाने के पीछे एक तर्क ये भी था कि कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। ये बहुत ही सही सवाल है। हालांकि हमारे आज के स्रोत, मतलब अनुच्छेद 124B और इसके नोट में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन उस फैसले के अगर हम बड़े संदर्भ को देखें तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 99वें संशोधन को रद्द करते समय ये माना था कि मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली में सुधार की गुंजाइश है और इसे बेहतर बनाने की जरूरत है। अच्छा, माना था। जी, अदालत ने सरकार को इसके लिए एक नया मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी MOP तैयार करने का सुझाव भी दिया था, ताकि प्रक्रिया को और पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाया जा सके। हालांकि वो MOP पर पूरी तरह सहमति बनना और उसे फाइनल रूप देना, वो भी एक अलग और लंबी कहानी रही है। तो ये एनजेएसी का सफर बनना, लागू होना और फिर इतनी जल्दी रद्द हो जाना, ये दिखाता है कि संविधान और शासन से जुड़े मुद्दे कितने जटिल होते हैं, कितने बहुस्तरीय होते हैं। हाँ, और कभी-कभी तो नाटकीय भी हो सकते हैं। निश्चित रूप से ये विधायिका की इच्छा, कार्यपालिका के इरादे
और न्यायपालिका की संवैधानिक व्याख्या, इन सब के बीच का एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय है ये शक्तियों के पृथक्करण और संतुलन, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स और चेक्स एंड बैलेंसेस, उस सिद्धांत को भी दिखाता है जो भारतीय लोकतंत्र का आधार है। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को अब समेटते हैं। हमने इस संविधान के एक विशिष्ट स्रोत अनुच्छेद 124B के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC के जो प्रस्तावित कार्य थे उनको समझा। जी, इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करना शामिल था। हाँ, ये पहला काम था। साथ ही हाई कोर्ट के जजों के एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में तबादलों की सिफारिश करना भी इसके दायरे में था। बिल्कुल, दूसरा काम। और एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये थी कि ये सुनिश्चित किया जाए कि जिन लोगों के नाम सुझाए जा रहे हैं वे योग्यता और सत्यनिष्ठा के मानकों पर खरे उतरते हों। जी, तीसरा और बहुत अहम काम। और फिर हमने देखा कि कैसे इस पूरी व्यवस्था को लाने वाला जो संविधान का 99वां संशोधन था, उसे लागू होने के महज 6 महीने के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वाले केस में अक्टूबर 2015 में रद्द कर दिया। हाँ, रद्द कर दिया। और इसका मुख्य आधार माना गया न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन, जिसे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर। जी, इस फैसले के कारण NJAC, जिसके कामों पर हमने इतनी बात की, वो कभी असल में काम कर ही नहीं सका। नतीजतन न्यायिक नियुक्तियों की जो पुरानी कॉलेजियम प्रणाली थी वही फिर से बहाल हो गई और आज भी वही लागू है। ये पूरा प्रकरण, ये पूरा एपिसोड न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को लेकर जो लगातार बहस चलती रहती है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बल्कि कह सकते हैं ऐतिहासिक अध्याय है। वाकई ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही अहम सवाल के मुहाने पर लाकर खड़ा करती है। हमने देखा कि NJAC का प्रस्ताव क्यों आया, उसके क्या उद्देश्य बताए गए और वो क्यों लागू नहीं हो पाया, खास तौर पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर खतरे की आशंका के चलते। जी, तो आज की चर्चा हमें इस विचारणीय बिंदु पर छोड़ जाती है। अगर NJAC जैसी व्यवस्था, जिसका एक घोषित उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही लाना था, वो न्यायिक स्वतंत्रता के संरक्षण के नाम पर साकार नहीं हो सकी, तो फिर इन तीनों महत्वपूर्ण मूल्यों पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्रता के बीच न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में संतुलन कैसे बने? ये बड़ा सवाल है। मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली की अपनी चुनौतियां हैं, जैसा कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। तो भविष्य का रास्ता क्या हो सकता है? इस संतुलन को साधने के लिए और क्या-क्या संभावनाएं हो सकती हैं, जिन पर विचार किया जाना चाहिए? ये एक सोचने वाली बात है। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो पूरा सुना। उम्मीद है आपको इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।